हेलो स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि क्या पोर्शन अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, है ना। और आपको लगता है कि सर ये भी पोर्शन इंक्लूड करना है, जो भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करिए ताकि जो बाकी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको वीडियोज अच्छे नहीं मिले हैं, टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं अभी लॉकडाउन पीरियड में, तो उनको भी थोड़ा इसका हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा डेप्थ टॉपिक दिया हुआ है ना, उसका बहुत एलोब्रेशन नहीं मिलेगा आपको सारी बुक्स में, थोड़ा सा हटके टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। हेडिंग भी नहीं है इस टॉपिक की बन एनसीईआरटी में, तो बट हाँ हिडन टॉपिक है एनसीईआरटी में, एक दो क्वेश्चंस में भी है और एग्जाम में भी एक दो बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इक्विवेलेंस क्लास टॉपिक अपन को समझने के लिए पहले तो दो चार बातें समझनी पड़ेगी। तो अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन तो अब तक पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये जो पूरी कहानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस होगी। तो जब तक कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, इक्विवेलेंस क्लास की बात आनी ही नहीं है ना। तो सबसे पहला काम तो एक रिलेशन को इक्विवेलेंस होना पड़ेगा, उसके बाद कहानी चालू होती है इक्विवेलेंस क्लास की। इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको जरा आप ये देखें। एग्जाम्पल 5 है आपके एनसीईआरटी का। ये कहता है कि आपका एक रिलेशन है सेट Z में और कंडीशन बोली है कि a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 2 डिवाइड्स a माइनस b और रिलेशन किसमें है? Z में, Z to Z में रिलेशन दिया हुआ है। तो चलिए पहले तो अपन इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड किए हैं, तो अपन इसको अब मैं इसको थ्योरेटिकली बताने वाला हूँ, आपको मैं रिटर्न में नहीं करवाने वाला हूँ। तो फटाफट अपन कर लेते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देख लीजिए फटाफट। तो कोई भी दो नंबर ले लें अपन यदि जो सेम हो a, तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये अपना रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि a, b है तो b, a, हाँ बिल्कुल होगा। और सेम टू सेम आप ट्रांजिटिव के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने एग्जांपल 5 किया हुआ है, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं अभी। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो मैंने क्या किया है इस पर्टिकुलर केस में, मैंने दो सेट लिखे AI और AJ, इनको ध्यान से देखो आप। अब एक सेट मेरे पास AI है, इसके में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एनी टू एलिमेंट, यू चूज एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सेट AI, देयर डिफरेंस विल बी डिविजिबल बाय 2। आप चेक कर सकते हो, कोई भी दो ले लो आप और इनका डिफरेंस निकालो, वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने जो सारे नंबर्स लिए हैं वो सारे के सारे क्या लिए हैं? इवन नंबर्स लिए हैं। और इवन नंबर्स लिए इसका क्या मतलब है? आपको पता है इवन कोई भी दो नंबर्स आप लोगे उनका डिफरेंस तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। और एक मैंने एक और सेट बनाया, दूसरा सेट देखो आप, ये रहा, इसमें मैंने सारे ऑड इंटीजर्स ले लिए हैं। अब ऑड इंटीजर्स लेने से क्या हुआ? सेम प्रोसीजर होगी, कोई भी दो ऑड इंटीजर्स का जब आप डिफरेंस करने वाले हो तो वो भी तो 2 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है ना। आप कोई भी दो नंबर चूज कर रहे हैं ऐसे, एनी टू, इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि वो इवन आ जाएगा, है ना, इवन इंटीजर टाइप का जाएगा। अब इसमें क्या नई बात हमको समझ आई? हमें ये नई बात ये समझ आई कि जो पहला मेरा सेट था AI, इसके सारे एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड है, इनका आपस में रिलेशन है। और क्या रिलेशन है? कि वो इनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। सेम टू सेम यदि मैं यहां पे बात करूं कि दूसरे सेट की जब बात करता हूं, तो ये जो दूसरा सेट है इसके भी सारे एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड है। मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारे एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड है, मतलब इनके कोई भी दो एलिमेंट लूंगा मैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AI, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहां से कहानी चालू होती है, all the elements of set AI are related to each other. Also all the elements of set AJ are related to each other, आपस में लिंक्ड है। but no element of AI is related to any element of AJ। अच्छा, ये क्या बात हुई कि इस एलिमेंट का इस सेट के किसी भी एलिमेंट का इस सेट के किसी भी एलिमेंट से लिंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप यहां से कोई एक नंबर चूज करते हो और यहां से कोई एक नंबर चूज करते हो और उनका डिफरेंस निकालते हो तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक ऑड नंबर आने वाला है, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो कॉमन सी बात है। तो अब यहां से हमें क्या समझ आता है? हमें यह समझ आता है कि हमने एक नई दो ऐसे सेट लिख लिए हैं जिनका आपस में रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है।
एक नया सेट मैंने ये लिख लिया है जिसका आपस में रिलेशन है, बट इनका आपस में रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एआई एंड एजे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहां से स्टोरी चालू होती है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? ऐसी क्लासेस जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से जनरेट होती है। पहली बात क्या है, कहां से जनरेट होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन से जनरेट होगी। मतलब कि अपना रिलेशन क्या होना चाहिए? पहली बात तो इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो मैं क्लासेस लिखूंगा वो आपस में क्या होगी? डिसजॉइंट सेट्स बनाएंगी। तो देख लो आपने यहाँ एआई और एजे की बात करें तो मैंने क्या बताया था, इनका आपस में रिलेशन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स है, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। ठीक बात है भाई, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन 5 होने वाला है। तो ऐसी जो मेरे पास क्लासेस हैं इनको मैं बोलता हूं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलता हूं मैं इनको? इक्विवेलेंस क्लास। ये आपस में एक सेपरेट कैटेगरी होती है और इसके सारे एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो क्लास है मेरी एआई, ये किससे लिंक्ड है? ये 0 से लिंक्ड है। ये वाली क्लास किससे लिंक्ड है? ये 1 से लिंक्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू 0, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू 1। ये 1 से लिंक्ड है और ये 0 से लिंक्ड है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो आप एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस रीड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं और उनका जो स्पेसिफिक एलिमेंट जिससे वो रिलेटेड होते हैं उस एलिमेंट को हम यहां अंदर लिख देते हैं। तो जैसे ये वाला जो फर्स्ट केस मेरी जो फर्स्ट क्लास थी ये 0 से लिंक्ड है तो मैंने इसको 0 लिख दिया है। जो सेकंड वाला केस था ये 1 से लिंक्ड है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख दिया। अच्छा, मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि ये सारे के सारे इवन इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड इंटीजर्स हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको मैं 2r भी लिख सकता हूं और सेकंड वाले केस को मैं 2r + 1 भी लिख सकता हूं ना। ये भी लिखने का तरीका, क्योंकि ये सारे के सारे इवन है, ये सारे के सारे ऑड है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 0 है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं और ये जो 1 वाला केस है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा। तो ये क्या हो गई अपनी इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? ऐसे दो सेट्स में लिखूंगा जिनके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में लिंक्ड होंगे, बट इनका एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसी सारी क्लासेस जो होंगी उनको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जब मैं इनका यूनियन करूंगा, क्या करूंगा मैं इनका यूनियन, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली क्लास का इस वाली क्लास से यूनियन कर दिया तो उससे मुझे मेन सेट जिससे मैं चल रहा था वो मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मुझे उससे मिल जाएगा। ये एक छोटी सी बात इसमें और है, तो ये और आप देख लीजिए, ठीक है। तो अपन इस पे बेस्ड एक एग्जांपल, अभी मुझे पता है इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने और यहाँ लिखा हुआ, आप देखिए इसको, कि मेरे पास एक सेट ए है ना, उसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि x बिलोंग्स टू z, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरा केस दिया हुआ है कि x -1 3 का मल्टीपल हो, तीसरा केस मैंने दिया है x -2 जो हो वो 3 का मल्टीपल है। ये मैंने 3 अलग अलग सेट लिए। चलिए, तो फर्स्ट वाला जो सेट A1 है उसको देखिए, उसके एलिमेंट क्या आने वाले हैं? हमको इंटीजर टाइप के नंबर्स लेने हैं जो 3 के मल्टीपल हो, तो मैंने ये सारे नंबर ले लिए, देख लीजिए आप। दूसरा वाला केस देख लीजिए कि x -1 3 का मल्टीपल हो, तो चेक करो सारे के सारे x -1 3 के मल्टीपल आएंगे। ऐसे ही मैंने थर्ड केस ले लिया x -2 3 का मल्टीपल हो, इसमें से 2 माइनस करके जो नंबर आने वाले हैं वो सारे 3 के मल्टीपल आने वाले। अब इसमें मैंने ऐसे क्या करा, ये एग्जांपल क्या है इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे आप तो सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में लिंक्ड है। किस डेफिनेशन से लिंक्ड है? ये सारे 3 के मल्टीपल है। दूसरा वाला देखेंगे आप तो क्या लिंक्ड है आपस में, क्योंकि x -1 के मल्टीपल है। थर्ड केस देखेंगे तो क्या देखेंगे आप, ये x -2 का मल्टीपल है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट केस है ये आपस में सारे नंबर जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये आपस में लिंक्ड है। दूसरे वाले भी आपस में लिंक्ड है, थर्ड वाले भी आपस में लिंक्ड है। मतलब जो A1, A2 और A3 है ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने वाले हैं। क्यों डिनोट करने वाले हैं? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है उनका आपस में तो रिलेशन है, बट A1, A2 और A3 के किसी भी एलिमेंट का आपस में रिलेशन नहीं है। ये वाले एलिमेंट्स का इनसे, इसका इससे और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरी तरीके से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यदि तुम ध्यान से 10th क्लास आपने पढ़ा होगा तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वाला तरीका, 3r + 1 3r + 2, याद है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस तरीके से तो लिख सकता हूं, सेम बात है, 3r + 1 3r + 2 से डिनोट कर सकता हूं। तो मैं A1 को ऐसे लिख सकता हूं, A2 को ऐसे लिख सकता हूं और A3 को ऐसे लिख सकता हूं।
एक तरीका तो हो गया। एक तरीका और मैं लिख सकता हूं, जो मैंने अभी तुमको ये बताया था, ये सारे एलिमेंट जीरो से लेंगे, जीरो इसमें आ रहा है, ये सारे एलिमेंट 1 से लेंगे, और ऐसे ये वाले सारे एलिमेंट 2 से लेंगे, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये दो तरीके लिखने को है, और इनको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ऐसी क्लासेस जिनके एलिमेंट्स आपस में तो लिंक दो बट दूसरी क्लास के एलिमेंट से लिंक ना हो। एक बात और मैंने बताई थी, ये सारे डिसजॉइंट्स होंगे, ये सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 3r 3r+1 3r+2 आ रहा है, ये सारे डिसजॉइंट्स हैं। एक केस मैंने और बताया था आपको कि जब इनका आप यूनियन करोगे तो आपको मेन सेट मिल जाएगा, z मिल जाएगा, और आपको पता है 3r 3r+1 और 3r+2 के नंबर्स को कंबाइन करोगे तो आपको सारे के सारे इंटीजर्स टाइप के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो तीन बातें थी, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, दूसरा आपको डिसजॉइंट सेट्स होना चाहिए, और तीसरा जब उनका आप यूनियन करोगे तो आपको मेन सेट जो है जिससे वो बना है रिलेशन वो आपको मिल जाना चाहिए। तो ये बातें दोनों एग्जांपल में आई थिंक आपको क्लियर होगी कि इक्विवेलेंस क्लासेस होती क्या हैं और कैसे आती हैं। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल 6 है, उसको अपन पहले डिस्कस करते हैं, और दो क्वेश्चन जो अपन ने अलग से छोड़ रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का है उसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो दो चार बातें अपन और कर लेते हैं कि जब आप लोग वीडियोस में देखें तो आप दो चार बातें ध्यान रखें। एक तो एनसीईआरटी की बुक जरूर से ओपन करें, क्योंकि मैं आपको जो टोटल कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको पता है टोटली एग्जैक्टली मैं एनसीईआरटी में जो है वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, और 12th क्लास में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th बोर्ड का जो पेपर आता है बेटा एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही आता है। अब इस ईयर का आप पेपर देखेंगे तो एनसीईआरटी से 2% या 3% ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इधर से उधर से आ गए हों, बाकी टोटली 95% पेपर अपना एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। तो आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक्जैक्टली जाना है, इसलिए मैं आपको थोरोली ईच एंड एवरी डेफिनेशन की जो आपको लेता हूं तो डायरेक्टली वो एनसीईआरटी से ही लेता हूं, दिस द रीजन। ठीक है, तो अब अपन एग्जांपल 6 डिस्कस करते हैं आज, है ना। तो एग्जांपल 6 क्या कहता है, एग्जांपल 6 कहता है कि अपने पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन दिया है आपके पास ए बी, और ए और बी या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों के दोनों इवन होंगे, और हमको क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो उसको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो उसको फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है ना, पार्ट दिया हुआ उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले क्विकली अपन देख लेते हैं कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा a शुड बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a व्हिच बिलोंग्स टू a। तो देखते हैं कैसा होता है। तो मैं कहता हूं लेट इफ आई चूज एनी नंबर a फ्रॉम द सेट a, लेट्स टेक a फ्रॉम सेट a। तो ये जो नंबर a होने वाला है या तो a इवन होगा या तो a ऑड होगा, तीसरा कोई केस ही होना है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि a कॉमा a विल डेफिनेटली बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि a या तो इवन है या तो ऑड है, मतलब कि या तो दोनों इवन हो गए या दोनों ऑड हो गए। और अपनी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि a और b को क्या होना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए दोनों को या दोनों को ऑड होना चाहिए। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो मैं कहूंगा कि लेट a बिलोंग्स टू a where a is either even और ऑड। ऑब्वियसली बात है, या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होने वाला है। तो इन दोनों केसेस में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मैं बोल रहा हूं a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a which belongs to a, hence it is रिफ्लेक्सिव। ये तो सिंपल सा हो गया। चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। तो मैं कहता हूं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। ये करते हैं बात। तो a कॉमा b यदि रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो a और b दोनों इवन है या फिर दोनों ऑड है। तो इसका क्या मतलब है, इसका इंडिकेशन क्या है, दैट a और a एंड b आर आइदर इवन और ऑड, या तो दोनों इवन है या दोनों ऑड है। तो मैं कह सकता हूं डेफिनेटली कि b कॉमा a इज आल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि यदि a और b या तो इवन है या ऑड है तो b कॉमा a भी आइदर इवन और ऑड होंगे। दैट मींस b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक के लिए प्रूव हो गया। सेम अपन ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी अपन सेम बोल देते हैं, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं कहता हूं यहां पे कि a और b या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, और b और c या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो इसमें दो केसेस अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस अपन लेते हैं कि लेट टेक a और b बोथ आर इवन, तो b और c आल्सो इवन, दैट मींस a और c आर आल्सो इवन, है ना। तो आप दो केसेस बना के कर लो। फिर आप बोलना कि a कॉमा b बोथ आर ऑड, that means b or c are also odd, that means a and c are also odd. So in both the cases a comma c belongs to the relation.
क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि ए और सी या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे। तो दैट्स ऑल। तो ये ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिट। तो इससे मुझे क्या समझ आया? उससे मुझे ये समझ आया है कि जो रिलेशन मैं पढ़ रहा हूं ये अभी क्या हो गया है, ये हो गया है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ चुका है, ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशंस को वेरीफाई कर दिया। अब अपन डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। एनसीईआरटी आपकी आगे कहती है कि आपको फर्दर उसने बोला है कि शो दैट द सबसेट्स 1 3 5 7 are related to each other and 2 4 6 are related to each other but no element of this are related to any element of this। ठीक है, तो ये बात आती है अब इक्विवेलेंस क्लास की। तो देखिए क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हो गया है, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि तो अपन ने प्रूफ कर लिया ऑलरेडी, है ना। ये तो अपन ने काफी अच्छे से पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक आई थिंक सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव करना होता है। तो अब वो कहता है कि आपके पास एक सबसेट है 1 3 5 7, एक सबसेट है 2 4 6। अब क्वेश्चन बोलता है, ये दो सबसेट है, इसको मैं नाम देता हूँ A1 A2 नाम देता हूँ, A1 A2 नाम देता हूँ। वो बोलना चाहता है, वो सेट A के दो सबसेट बना दिए A1 A2, तो वो कहना चाहता है कि जो 1 3 5 7 है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये आपको ध्यान होगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताई थी वाली बात, ये इक्विवेलेंस क्लास की बात है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जो 1 3 5 7 है ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, 2 4 6 है इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आपस में लिंक्ड कैसे हैं। तो अपन क्या लिखने वाले हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A1 आर ऑड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड है। इसका मतलब ये सारे आपस में तो लिंक्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 आर ऑड, हेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है बात। क्यों ईच अदर से रिलेटेड है ये? क्योंकि दे बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिलेशन की कंडीशन कहती है दोनों अपने पास जो दो नंबर अपन को चूज करने हैं वो दोनों या तो इवन हो या दोनों ऑड हो। तो ये कंडीशन को वेरीफाई करता है। इसमें से मैं कोई भी दो नंबर आपके पेयर चूज करता हूं तो वो दोनों की दोनों ऑड आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मींस ये रिलेशन को तो वेरीफाई कर रहा है। दैट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A1 आर ऑड, तो ये रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। दैट मींस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेम डायलॉग में अपन A2 के लिए लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा A2 के लिए? मैं कहूंगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A2 आर ऑफ A2 आर इवन। इसका क्या मतलब हो गया कि वो भी रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, हेंस दे आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। सेम डायलॉग लिखूंगा कि दे आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन का पार्ट है, वो एज इट इज। इसमें से आप कोई भी दो नंबर चूज करोगे तो वो दोनों की दोनों इवन है। अब इसके आगे की कहानी क्या है? वो कहता है ऑल्सो आपको ये भी बताना है, लास्ट लाइन एनसीईआरटी कहती है ये भी बताओ कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक्ड नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे? ये हम चेक करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन से। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन कहती है? रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि आप जो दो नंबर चूज करने वाले हो या तो दोनों इवन हो या तो दोनों की दोनों ऑड। तो हम बोलेंगे कि इफ आई टेक एनी नंबर फ्रॉम A1 और एनी नंबर फ्रॉम A2 दे विल नॉट बी बोथ आइदर इवन और बोथ आइदर ऑड। उसमें क्या होगा? एक इवन होगा और एक ऑड होगा। तो वो हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, अपन को ये बताना है कि सेट A1 और जो सेट A2 जो सबसेट्स बने हैं अपने, इनके एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड नहीं है। उसके लिए मैं गया वापस रिलेशन की डेफिनेशन पे। रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि A एंड B आर आइदर ऑड और इवन। बट यदि मैंने इनमें से कोई एलिमेंट लिया और इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया तो मुझे ये समझ आता है कि जब मैं एक एक एलिमेंट दोनों से चूज करता हूं तो वो दोनों इवन और दोनों ऑड तो किसी कंडीशन में नहीं बनने वाले, क्योंकि ये सारे ऑड हैं, ये सारे इवन हैं। तो मैं कहूंगा बट नो एलिमेंट ऑफ A1 is related to any element of A2 because one of the set is odd numbers and one of the subset is even number. That's why they are not related to each other. तो ये कहानी थी अपनी इक्विवेलेंस क्लास की। और ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास है क्यों है? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों, पहली बात तो डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों डिसजॉइंट है? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, यदि आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको मेन सेट भी मिलने वाला है, ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये अपन ने पहले वेरीफाई कर दिया। तो तीन बातें अपनी तीनों की तीनों वेरीफाई हो रही। तो ये दोनों अपनी क्या हो गई? अब
इक्विवेलेंस क्लास। अपन ये भी कह सकते हैं ये वाली इक्विवेलेंस क्लास 1 को बिलोंग करती है, ये वाली 2 को बिलोंग करती है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो अब ऐसे एक दो क्वेश्चन अपने और बचे हुए हैं जो एनसीईआरटी के हैं। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 और 9, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो अपने रहे थे, क्योंकि वो इक्विवेलेंस क्लास पे बेस्ड थे, इसलिए मैंने आपको वो रेगुलर वाली लेक्चर में नहीं लिया है, रेगुलर वीडियो में वहां पे आपको बात समझ नहीं आता थी। अब अपन इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय दिस, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं सेट ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये आपको सेट दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और रिलेशन क्या है? a माइनस बी इज इवन मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और इसके आगे क्या बोला है? अपन को पहले तो प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने डिस्कस किया है कि 1 3 5 are related to each other and 2 4 are related to each other but no element of this is related to any element of this। तो सेम की सेम क्वेश्चन है, इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको एक समझ आ ही गया होगा क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक, तो पहला तो काम क्या, हमको सबसे पहला काम क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस क्लास के पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, तो चलिए फटाफट प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला बात क्या हो गई कि मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा। यदि मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि a बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि a माइनस a का मॉड्यूलस क्या आने वाला है 0। 0 क्या होता है? a का नंबर होता है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। मैं लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं कह रहा हूं a माइनस a इक्वल टू 0, दैट मींस a बिलोंग्स टू r, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर अपन चेक करेंगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे अपन? ये मैं लिख के बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा नया पैटर्न है। तो सिमेट्री के लिए मैं बोलूंगा कि लेट a b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस a माइनस b क्या होने वाला है? इवन नंबर आने वाला है। अच्छा, इवन नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हैं अपन? इवन नंबर को डिनोट कर सकते हैं अपन 2r, है ना, 2r, 2 के वेयर r इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझिए जरा, अब हमको बताना है कि b माइनस a जो है, ये थोड़ी नई बात है ना, ध्यान से समझना। वैसे तो आपने 11th क्लास में काफी जगह पढ़ा होगा मॉड्यूलस का साइन, फिर भी मैं एक बार डिटेल में आपको मॉड्यूलस बताता हूं क्योंकि और भी जगह आने वाला है। तो मॉड्यूलस ऑफ x यदि मेरे पास 2 है तो बताइए x की वैल्यू क्या है? जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, सर x की तो वैल्यू 2 दिखती है मुझे। नहीं, x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 2 होगी। क्यों प्लस माइनस 2 होगी? क्योंकि यदि मैं x की जगह -2 भी रखता हूं तब भी तो आंसर 2 ही आने वाला है। तो आप ध्यान रखिए आगे से जब भी आपके पास मॉड्यूलस का साइन आएगा और मॉड्यूलस का साइन यदि आप हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जो साइन होगा वो प्लस और माइनस दोनों आने वाला है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो मैं यहां से अब इसी बात को रिपीट कर रहा हूं। तो जैसे a माइनस बी का मॉड्यूलस जो है वो 2 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 2 आ गई। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अब मैं कर क्यों रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है कि b a रिलेशन का पार्ट है। b a रिलेशन का पार्ट कब होगा? जब b माइनस a भी इवन होगा। तो मैं यहां से b माइनस a की वैल्यू निकालता हूं, तो b माइनस a क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 2 आ। ये भी तो इवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो इवन ही नंबर आने वाला है ना। तो मैं कह सकता हूं कि दैट मींस फ्रॉम हियर आई कैन से दैट b a आल्सो बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत? यहां से मैं कह सकता हूं कि b a भी तो r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं कि अब तीसरा, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब अपने पास बचा है ट्रांजिटिव। ये मैं लिखने का पैटर्न इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि देखो इसमें मार्क्स आपके डायरेक्ट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, टीचर्स आपके एग्जाम स्कूल में डायरेक्ट ही बताएंगे कि बेटा a b रिलेशन का पार्ट है तो a माइनस बी इवन होगा तो b माइनस a भी इवन होगा। बट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैंने आपको बार बार कहा है कि हम जो डिटेल में डिस्कस करते हैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कि a माइनस बी प्लस माइनस 2 आ रहा है, b माइनस a भी प्लस माइनस 2 आ रहा है, दैट मींस इट इज आल्सो इवन, दैट्स व्हाई b a बिलोंग्स टू r। ये लिखोगे आप डिटेल, तब आपका जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस होगा और वो आपको फुल मार्क्स देगा। अब ऐसा ही पैटर्न मैं आपको ट्रांजिटिव के लिए बताता हूं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, अपन रिफ्लेक्सिव को इरेज कर लेते हैं और इसको भी इरेज कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां पे भी अब यूज करने वाले हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए मैं बोलता हूं ट्रांजिटिव के लिए कि a b बिलोंग्स टू r,
बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अच्छा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, ये मॉड्यूलस ए माइनस बी क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। इवन का मतलब मैं 2r कह सकता हूँ, आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बी माइनस सी में कह सकता हूँ बी माइनस सी इक्वल्स टू 2, आर की जगह मैं के मान लेता हूँ, फिर के इज अ नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। कोई दिक्कत है सर? अब ट्रांजिटिव के लिए तो मुझे बताना है कि जो a माइनस सी है उसका जो मॉड्यूलस है वो एक इवन नंबर है, ये बताना है। तो ठीक है, चलिए ये हमने पैटर्न आपको बता चुका हूं पहले कई बार कि जब a माइनस सी होता है तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, प्लस माइनस बी को कर लेते हैं, याद है ना, ठीक है। अब a माइनस बी की वैल्यू पुट करो, क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आर। इसकी वैल्यू पुट करो प्लस माइनस 2 के, ठीक है। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 2 तो बाहर निकल सकता है, तो प्लस माइनस आर प्लस माइनस के, और ये दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी करने वाले हो तो यहाँ से तो एक नेचुरल नंबर ही जनरेट होने वाला है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये इवन ही होने वाला है, तो यहाँ मेरी कोई टेंशन नहीं है। चाहो तो आप प्लस माइनस साइन को अवॉइड ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट ठीक है आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, दैट इज अ बेटर वे। आप तो सिंपल सा यहाँ कहिए कि a माइनस सी का जो मॉड्यूलस है वो 2 का मल्टीपल है, दैट्स व्हाई a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसके बाद क्या बोलेंगे, modulus a minus c is a multiple of 2, that's why it is also divisible by 2, that means I can say that a comma c also belongs to R, so that means I can say it is also transitive। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी और अपन डिस्कस करेंगे उसमें भी लॉजिक यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में इसके आगे बोला गया है, हाँ क्वेश्चन में इसके आगे ये बात बोली गई, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड ये बोलता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो चुका है ना, इक्विवेलेंस क्लास के पहले अपना काम क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। अब मुझे बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। तो चले जाते हैं अपन वापस डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पे जाते हैं, ठीक है चले जाइए। तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला जो सेट है इसको नाम दे दो आप A1 और इसको नाम देते हैं A2। तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास सेट A1 है उसके जो सारे एलिमेंट्स है वो किस टाइप के हैं, वो ऑड है। और आपको पता है, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा कि ऑड नंबर्स का जब आप डिफरेंस करोगे तो नंबर क्या आने वाला है, E1 आने वाला है। और आपको पता है E1 नंबर हमेशा, आपको पता है ना, दो ऑड नंबर का जब डिफरेंस करोगे तो एक इवन आए, और अपन को चाहिए इवन है और उसका मॉड्यूलस तो ऑब्वियस सी बात है इवन ही आने वाला है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि all the elements of A1 are related to each other because the difference of any two odd number will always be even। तो रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मींस ये आपस में रिलेटेड है। फिर 2,4 पे जाते हैं, 2,4 पे जाके आप क्या बोलेंगे कि दे बोथ आर द इवन नंबर्स, और आपको पता है दो इवन नंबर्स का यदि आप डिफरेंस करोगे तो वो भी क्या आने वाला है, इवन ही तो आने वाला है ना, और आपको मॉड्यूलस लगा के तो इवन आ गया, क्योंकि इंटीजर की बात नहीं चल रही थी। तो अपन बोलेंगे all the elements of 2,4 are also related to each other as the difference of the even number will be even number। तो ये भी आपस में लिखते हैं, बट तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि also you have to prove that no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। इसके लिए हम बोलेंगे कि obviously the if you take any number from A1 और any number from A2 तो इनका जो डिफरेंस होने वाला है ये इवन नहीं होने वाला है, ये डिफरेंस क्या आने वाला है, ये डिफरेंस ऑड नंबर आने वाला है। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला है क्या, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहां पे बोलेंगे दैट नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ B2 बिकॉज देयर डिफरेंस इज गोइंग टू बी ऑड। सो दैट्स व्हाई all elements of A1 are related to each other, all elements of A2 are related to each other, but no element of A1 is related to any element of A2। बात क्लियर है। और ये दोनों मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, क्योंकि देख लो आप इनको आप कंबाइन यदि ये दोनों सबसेट्स को कंबाइन करोगे तो आपको मेन सेट भी मिल रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो अपन ने पहले वेरीफाई कर ही दिया था, और दोनों डिसजॉइंट सेट्स भी हैं, तीनों बात वेरीफाई हो गई ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, अपन वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कुछ इसी टाइप का है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं ताकि ये पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, एक आपके पास सेट है, दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस है कि आपके पास जो रिलेशन A, B, दो पार्ट है, पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बोला गया है मॉड्यूलस E माइनस बी इज
अ मल्टीपल ऑफ 4। ये सेम पैटर्न अपन ने भी जस्ट 2 मिनट पहले डिस्कस कर लिया है, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज करनी है। वहां पे मल्टीपल ऑफ 2 था क्योंकि इवन था, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 लेना है ना, ठीक है। और इसमें आगे क्या बोला गया है, इसमें आगे बोला गया है कि जो अपनी कंडीशन है वो कहां से कहां तक लेनी है अपन को, x बिलोंग्स टू z दे रखा है और x जो है वो कहां से कहां तक है, वो 0 to 12 तक, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट द रिलेशन इज दिस इज इन इक्विवेलेंस और फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहले तो अपन इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं, फिर वो जो बात कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ये हमको पता करना है ना अलग से। तो वो इक्विवेलेंस क्लास की बात है, पहले तो उसको अपन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन बोलेंगे कि a, a belongs to the set relation because a, a means a minus a modulus will be 0, that means it is a multiple of 4, so that's why it belongs to the relation R, that's why it is reflexive। सेम अभी अपन ने करा था, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर अपन बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे कि a minus b, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे, let a, b belongs to the set, so the relation a, b belongs to the relation where a and b belongs to the a and b are integer type। अब मैं कहता हूं कि यदि रिलेशन का पार्ट है तो मॉडुलस a माइनस b की वैल्यू क्या होगी, 4 into a नंबर होगी ना, फिर k इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं a माइनस b की वैल्यू क्या बता सकता हूं, प्लस माइनस 4 बता सकता हूं, अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले। चलिए अच्छा, b माइनस a की वैल्यू क्या होगी, फिर b माइनस a की वैल्यू हो जाएगी माइनस n का इंटू कर दिया। तो मैं कह सकता हूं इस कंडीशन से मैं क्या कह सकता हूं कि b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू माई रिलेशन, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ b और a क्या हो रहा है, 4 क्या है, ठीक है ना। तो b, a बिलोंग्स टू द रिलेशन, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। सेम पोर्शन अपन ट्रांजिटिव के लिए कर लेते हैं। अभी जस्ट अपन ने किया ट्रांजिटिव का, वापस थोड़े से लिख के बताता हूं फटाफट। तो ट्रांजिटिव में अपन कहने वाले हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड b, c बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि मॉडुलस a माइनस b क्या हो जाएगा, 4k। ये अपन इसको बोल देंगे नेचुरल नंबर टाइप है। b माइनस c का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n, ये दोनों नेचुरल नंबर है। यहाँ से a माइनस b की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से b माइनस c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि a, c बिलोंग करता है, तो अपन मॉडुलस a माइनस c की वैल्यू निकालते हैं फटाफट। तो इसको लिख सकते हैं अपन, ये तरीका मैंने आपको बता ही रखा है लास्ट क्वेश्चन में। फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तो प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4n, 4 को कॉमन निकाल के बाहर ले लो, हो गया ना। यहां से आप बोलते हैं कि a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो आई कैन से हेंस a, c बिलोंग्स टू माय रिलेशन, सो आई कैन से इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक कहानी समझ आ गई। अब जो कहानी आगे चालू होने वाली है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला तो मैंने देख लिया है, एक एग्जांपल और देखा था, तो थोड़ा इस पैटर्न को बेटा ध्यान से नोट डाउन कर लेना है ना। तो मॉडुलस भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि इसमें जो आपके सेट आने वाला है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो रिलेटेड टू 1 है। तो अपन देखते हैं पहले तो x की रेंज क्या है, x अपना 0 to 12, ठीक है, और रिलेटेड टू 1 मतलब जो 1 को बिलोंग करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए तो आप पहले तो उसका रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लीजिए कि कौन कौन से आने वाले रोस्टर फॉर्म है, तो लिख के देखिए। चलिए तो 0, क्या लिख सकता हूं मैं, 4 लिख सकता हूं, ठीक है लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं मैं, 0,8 लिख सकता हूं और 0,12 लिख सकता हूं, क्योंकि ये सब जो होंगे वो इनका जो डिफरेंस आएगा वो तो 12 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। और क्या लिख सकता हूं मैं, और मैं लिख सकता हूं 2,6 लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं मैं, 2, 6 और 2 के साथ में लिख सकता हूं 10 लिख सकता हूं। और मैं लिख सकता हूं, फिर मैं लिख सकता हूं 3 लिख लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, तो काफी सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ये चेक करने पड़ेंगे। तो 3 के साथ अपन लिख सकते हैं 1, तो 0 आ गया। तो पहले तो हम इवन लिखते थे, फिर अपन ऑड लिखते, फिर अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए ऐसा करते हैं।
तो पहले तो मैंने 0 2 4 लेता हूँ, तो 4 के साथ में क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 4 के साथ में 12 ले सकता हूँ, 4 के साथ में 0 ले सकता हूँ, है ना, ये दोनों अलग हो गए। तो ये मैंने इवन ले लिया, एक 8 6 और लेके देख लेता हूँ, तो 6 के साथ एक तो 2 आ जाएगा, और 6 के साथ में 12 ले सकता हूँ, और 6 के साथ में क्या ले सकता हूँ, 6 के साथ में 10 ले सकता हूँ। तो ऐसे काफी सारे नंबर आपके पास आने वाले हैं। तो आप ऐसे केसेस बना लो जिनके डिफरेंस का जो मॉड्यूलस है वो 4 का मल्टीपल हो, तो 0 2 4 6 8 1, तो ये काफी केसेस आपके पास आने वाले हैं। तो या तो मैं आपको लिख के बताऊं, या आप, ये छोटी सी बात है, आप खुद ट्राई कर लीजिए, है ना। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन में जो बताना है कि कौन कौन से हैं जो 1 से रिलेटेड है ना। तो 1 से कौन से रिलेटेड होंगे, जो कि ऑड पैटर्न के आएंगे। तो इनमें मैं जो बताने वाला हूं आपको, जब जो केसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, तो 1 के साथ कौन सा केस आने वाला है, 5 आने वाला है। क्यों आने वाला है उनके साथ 5? क्योंकि 1,5 जो है, मुझे जो रिक्वायरमेंट है ना, ऐसे तो बहुत सारे केसेस लिखने पड़ेंगे, 20-30 केस आ जाएंगे, बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे वो केस चाहिए जो रिलेटेड टू 1, मतलब जिसमें 1 आ रहा, तो मुझे ऐसा सेट चाहिए। तो 1,5 हो गया, है ना, और क्या हो गया, 1,9 आ गया, ठीक है। और क्या कह सकता हूं मैं, 5,1 भी कह सकता हूं, और 9,1 भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि रेंज अपनी 12 तक लिमिटेड है। तो इन सब का जो डिफरेंस होगा वो 12 से 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। इसके अलावा कोई 1 से रिलेटेड आ रहा है क्या, 1 से रिलेटेड मतलब उसका एलिमेंट 1 हो, और 1 के साथ उसका जो डिफरेंस करेंगे जो 4 का मल्टीपल हो, ऐसा मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं आ रहा है। तो अब इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, इन एलिमेंट्स को मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एक जो हमारा मेन सेट दिया होगा उसका वो सबसेट होगा। तो मैं यदि उस सेट को लिख के बताऊं तो अपन आंसर जो लिखेंगे वो सेट फॉर्म में लिखेंगे, और ऐसा लिखेंगे 1 ये। और मैं अब कहूंगा कि ऑल द एलिमेंट इन दिस सेट आर रिलेटेड टू 1। क्यों रिलेटेड टू 1? क्योंकि 1 के साथ लिंक होने के बाद ही इनका आंसर का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल आया था। तो मुझे सारे की सारी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, अदरवाइज लिख सकते हो आप, बट बहुत सारे केसेस बनेंगे तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। तो मैंने केवल वही केस डायरेक्टली जनरेट कर लिए जो कि 1 से रिलेटेड थे। तो मैंने 1 के साथ सारे पेयर लिख के चेक कर लिए, और फिर मैंने देख ली कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो जो सेट फॉर्म में यदि मैं लिखूंगा तो 1 5 और 9 आने वाले हैं, क्योंकि जब इनका मैं डिफरेंस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। एक केस और रह गया है 1,1, एक केस और, ये भी हो सकता है ना, 1,1 भी हो सकता है, तो ये केस हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हमें जो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू b। देखिए केस और देख लेते हैं, ये बात समझ के ना 1,1 भी आ सकता है, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0 है तो वो भी आ सकता है, बट एलिमेंट चेंज नहीं होना है, क्योंकि 1 5 और 9 तीन ही एलिमेंट है जिनसे सारे बन रहे हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड केस इसमें है कि a इक्वल्स टू b दे रखा है, सेम क्वेश्चन है और सेम पूछा गया, उसमें क्या बोला है, a इक्वल्स टू b। ये तो फटाक से हो जाएगा ये डेफिनेशन। अब ये ऑब्वियसली बात है, इक्वल्स टू बी आपका इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव तो है ना, दे रखा है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसको मैं प्रूफ करने के लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा बिलोंग करेगा, a b के बराबर है, b c के बराबर, तो a और c बराबर होंगे, a b के बराबर है, b c के बराबर, तो a और c बराबर होंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप फटाफट कर लोगे ना। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप फटाक से कर लोगे, क्योंकि a कॉमा है, यदि a कॉमा b है तो b कॉमा a होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। और यदि a b और b c है तो a c तो होगा ही होगा, ये तो आपको ऑब्वियसली फटाफट दिख रहा है। तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही है ना, तो अपन इस पे नहीं जा रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप कर लेंगे, अपन काफी अच्छे से इसके एग्जांपल करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाने के बाद अब आपको देखना है, क्वेश्चन में जो पूछा है कि आपको बताओ ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो 1 से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है, 1 से। तो 1 से अपन यदि इसका बनाए, पेयर बनाए, तो क्या क्या होगा, 1 1 ये उनके पेयर बनेंगे ना। यदि मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनने वाले हैं, ये तो बनने वाले हैं, और 12,12 ऐसे बन जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बताओ ऐसे एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है। तो 1 से रिलेटेड मेरा जो सेट बनेगा वो एक ही एलिमेंट 1 को लेके बन रहा है, बाकी कोई भी 1 से रिलेटेड नहीं आ रहा है। तो जो मैं आंसर लिखने वाला हूं, द सेट विच इज रिलेटेड टू 1 इज ओनली, द एलिमेंट इज ओनली 1।
क्योंकि 1,1 मेरे पास एक ही पेयर है, 1 के साथ कोई और दूसरा पेयर नहीं आ रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है, तो मेरा आंसर होगा ऑल द एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1 इज ओनली 1। तो यहाँ पे अपना इक्विवेलेंस क्लास वाला जो पोर्शन है वो पूरा खत्म हो गया है। अब आप इन वीडियोस को देख रहे हो, 1.1 भी अपनी पूरी कंप्लीट हो ही गई है। अब आप इसको देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। जो और आपको चैप्टर लगता है कि सर ये भी पढ़ना है, वो सब आप कमेंट में हमें डालिए, तो बिल्कुल हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है, ओके। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुँचे हर घर हर द्वार।